अस्सलाम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनीबा राशिद। बॉटनी की लेक्चर्स में सबसे पहला जो लेक्चर आपका आज है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की डिटेल में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीएसएस के सिलेबस में इसकी पोजीशन क्या है और ये पास पेपर्स के अंदर ये टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ है या किस तरह से सवाल पूछा जाता है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो उसमें सबसे पहले चलते हैं हम सिलेबस की तरफ। सिलेबस सो बेसिकली इकोलॉजी का एक पोर्शन है, टॉपिक नंबर 6 है, जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो हाईलाइटेड है, ये इसकी पोजीशन है। इसमें आपको सीएसएस 2016 के अंदर इसका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए आया था नोट लिखने के लिए ऑन स्पीशीज कॉन्सेप्ट, 5 मार्क्स। तो चलते हैं अब इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर तो आपने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी, आपने इसको ऑनर्स में पढ़ा है कि आपके मास्टर्स का ये एक सब्जेक्ट था, तो फिर तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक इसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज आपकी होगी। लेकिन अगर आप एज अ सीएसएस एस्पायरेंट आप इस सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो कुछ प्रायर जो सजेस्टेड रीडिंग्स है वो मैंने यहाँ मेंशन की हैं, जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट के हवाले से बहुत क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम बायोडाइवर्सिटी की तरफ। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली एक बायो और डाइवर्सिटी, दो लफ्जों का ये एक कॉम्बिनेशन है। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो बेसिकली डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो है वैरायटी ऑफ लाइफ को हम स्टडी करते हैं। जब लाइफ की हम बात करते हैं तो इसके अंदर प्लांट्स भी शामिल होंगे और एनिमल्स भी शामिल होंगे। तो जब एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटी को हम डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। और इस सिलसिले में अक्रॉस द ग्लोब कैरोलस लिनियस ने सबसे ज्यादा अपनी कंट्रीब्यूशन दी, जिसको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली इज एन अबंडेंस ऑफ डिफरेंट लाइव्स एट प्लैनेट अर्थ। और इसकी तीन जो इसकी टाइप्स हैं उनको पहले हम देखेंगे, क्योंकि इन्हीं के बेस पर इनकी कंजर्वेशन होनी है। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हमारे पास आ जाती है। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है कि जितने भी हैबिटेट्स, इकोसिस्टम्स आपके पास मौजूद हैं दुनिया के अंदर, वहां पर किस किस किस्म के एनिमल्स और प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, ये उस एरिया की, उस इकोसिस्टम की इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी होती है। स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक स्पीशीज की कितनी नंबर ऑफ मेंबर्स, पॉपुलेशन उसकी कितनी होती है, वो उसकी स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी कंसिडर होती है। और अगर हम किसी एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल है, या कोई प्लांट है स्पेसिफिक, सिट्रस देजारा फॉर एग्जांपल, तो उनकी जो जितनी भी उसकी स्पीशीज होंगी, उनके जो जेनेटिक मेकअप में डिफरेंशिएशन है, वो उसकी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी मेजरमेंट। अगर हम बात करें इसमें ओवरऑल किसी एक स्पीशीज की, तो एक एरिया के अंदर एक स्पीशीज की जितने भी मेंबर्स पाए जाते हैं, वो वहां पर आप स्पीशीज रिचनेस कंसिडर होती है, जिसको आप नंबर 1 में यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। नंबर 2 में आपके पास आती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसके अंदर जितने भी एक स्पीशीज के अंदर वैरायटी ऑफ जीन्स पाए जाते हैं, उसको आप जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। ये विद इन स्पीशीज की बात हो रही है। और जो नंबर 3 है आपके पास एंडेमिक स्पीशीज, इसके अंदर वो स्पीशीज आएंगी जो उस एरिया के अंदर तो जहां पाई जाती हैं, उसके अलावा दुनिया में कहीं भी और को एग्जिस्ट नहीं कर रही। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंदर आपके पास एक रीजन के अंदर इकोसिस्टम में जितने भी नंबर ऑफ इकोसिस्टम उस एरिया के अंदर पाए जाते हैं, वो आपके इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में कंसिडर होते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बाद जो नेक्स्ट आपके पास कैटेगरी आती है, वो आती है यूनिक इकोसिस्टम्स की। हर वो इकोसिस्टम जो बाकी दुनिया में किसी और जगह एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पोलर रीजन के अंदर आर्कटिक और एंटार्क्टिक जो रीजन हैं, ये बड़े यूनिक हैं और ये इकोसिस्टम दुनिया में और किसी जगह पर नहीं पाए जाते, तो इनको यूनिक इकोसिस्टम्स कहा जाता है। और बायोडाइवर्सिटी की ओवरऑल जो मेजरमेंट है, वो इन्हीं फैक्टर्स के इर्द गिर्द मूव ऑन करती है। नेक्स्ट आपके पास है बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो फूड सोर्स है, एनिमल और प्लांट हमारा फूड सोर्स है, अगर ये बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो फूड इनसिक्योरिटी का इशू क्रिएट होगा। जो हैबिटेट्स हैं, हर एक एनिमल या प्लांट अपने स्पेसिफिक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्टेबल होता है, किसी दूसरी जगह पर जाके वो इजीली सर्वाइव नहीं करता। अगर कैमल डेजर्ट के अंदर नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? अगर पोलर बियर अपना पोलर रीजन के अंदर नहीं सर्वाइव करेगा तो कहाँ जाएगा? तो ये बायोडाइवर्सिटी की स्पेसिफिक ट्रेट्स होती हैं जो इनकी इंपॉर्टेंस के अंदर कंसिडर होती हैं। सॉइल फॉर्मेशन और प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, अगर अर्थवर्म नहीं होंगे, अगर स्कैवेंजर्स नहीं होंगे, अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे, अर्थवर्म की जो एक पूरा एक रोल है सॉइल फॉर्मेशन उसकी प्रोटेक्शन के अंदर, तो वो भी बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है। इसी तरह से फूड चेन के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म चला जाता है, अगर कोई प्रोड्यूसर, कंज्यूमर
इवन हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स अगर एग्जिस्ट नहीं करे, कोई एक लिंक भी एनिमल का, प्लांट का मिस हो गया उस चेन में से, तो क्या होगा? फूड चेन डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। तो ये बायोडायवर्सिटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से एनिमल और प्लांट्स की स्पीशीज का दुनिया में पाया जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के अंदर आपके पास कोरल रीफ्स के साथ क्या इशू हो रहा है, मेरीन लाइफ के अंदर क्या इशू आ रहा है, आपकी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के अंदर आपके पास जो लेक्स, पॉन्ड्स है, और जो इवन जो एक्वेटिक लाइफ है उसके अंदर, रिवर के अंदर जो फिश की पॉपुलेशन है, उसके अंदर डिक्लाइन इंक्रीज देखने में आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है बायोडायवर्सिटी की इंपॉर्टेंस के साथ इंटरलिंक्ड है। इसी तरह से अगर आपके पास बायोडायवर्सिटी में प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान एक बैलेंस नहीं रहेगा, तो इकोसिस्टम में इम्बैलेंस आ जाएगा, और जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी एक इकोसिस्टम के अंदर प्लैनेट अर्थ में इंश्योर नहीं हो सकेगी। तो सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ के लिए बायोडायवर्सिटी बहुत जरूरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बायोडायवर्सिटी लॉस की अगर हम बात करें, तो ये एक आर्टिकल है जॉन पी रेफर्टे ने 2022 में इसका अपडेटेड वर्जन ब्रिटानिका में अपलोड किया, जिसको टाइटल का नाम है बायोडायवर्सिटी लॉस। और अगर आप इसको पढ़ें तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो वो ये कहते हैं कि बायोडायवर्सिटी लॉस जो है वो बेसिकली पूरी के पूरे प्लैनेट अर्थ के ऊपर या किसी एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर एनिमल और प्लांट का जो लॉस है, उसको हम यहाँ पर बायोडायवर्सिटी लॉस कहते हैं। और एक बात यहाँ पर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बायोडायवर्सिटी लॉस हमेशा परमानेंट चेंजेस के साथ एसोसिएट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोर जब एक्सटिंक्ट हो गए, तो ये एक परमानेंट चेंज था इकोसिस्टम्स के अंदर। तो इस तरह की चीजें बायोडायवर्सिटी के साथ एसोसिएट की जाती हैं। मूविंग ऑन टू द फैक्टर्स लीडिंग टू बायोडायवर्सिटी लॉस, इसमें आपके पास हैबिटेट लॉस है, क्लाइमेट चेंज है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, पोल्यूशन है, इन्वेसिव स्पीशीज हैं। अगर मैं इनको थोड़ा-थोड़ा आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन करूँ, तो हैबिटेट लॉस क्या होता है कि जब आप किसी भी जानवर या पौधे से उसका जो नेचुरल, उसकी जो लिविंग प्लेस है, अगर आप उससे वो छीन लेंगे, फॉर एग्जांपल आप डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, उनसे उनकी हैबिटेट छीन लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन जो है, वो पूरी के पूरे एक एनवायरनमेंट के अंदर एक प्लांट जो ट्री है, उसका जो कटिंग डाउन है, वो पूरे के पूरे एक नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या मेल्टिंग ग्लेशियर होने जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है उसकी वजह से जो बायोडायवर्सिटी लॉस है वो बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है। इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है। इसकी एग्जांपल आपके पास फिश है। फिशिंग, ओवर फिशिंग जब करते हैं जो फिशरमैन हैं, वो जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उस रिसोर्स की, उस स्पेसिफिक नेचुरल एनवायरनमेंट में से, तो बायोडायवर्सिटी लॉस हो जाता है। इसी तरह से देवदार की लकड़ी जो पाकिस्तान का नेशनल ट्री है, सिट्रस देवदारा, तो उसकी जब फर्नीचर की उसकी हाई क्वालिटी टिम्बर की वजह से जब उसको बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन की गई, तो क्या हुआ? ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गई रिसोर्स की, और अब वो प्लांट जो है वो एंडेंजर हो चुका है। तो इस तरह की चीजें आपने बायोडायवर्सिटी लॉस के अंदर अंडरस्टैंड करनी है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोडायवर्सिटी लॉस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी तरह से पोल्यूशन की वजह से बहुत सारा बायोडायवर्सिटी लॉस का इशू देखने में आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोरल रीफ्स हैं वो पोल्यूशन की वजह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर डैमेज हो रहे हैं। मेरीन लाइफ जो है वो हैटी के अंदर एनवायरमेंटली वो इतना ज्यादा डिग्रेड हो चुका है कि वो वर्स्ट एग्जांपल कंसिडर की जाती है पोल्यूशन के इशू की। इसी तरह से इन्वेसिव स्पीशीज, अब इन्वेसिव स्पीशीज को एलियन स्पीशीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो प्लांट्स या वो एनिमल्स हैं जो एक एरिया के अंदर नहीं पाए जाते थे, नेचुरल नहीं थे वहां पे, लेकिन वहां इंट्रोड्यूस करवाए गए, और उन्होंने वहां पे जाके एलियन स्पीशीज ने इन्वेड कर दिया, और वहां की उस एरिया की पर्टिकुलर जो नेचुरल जो वहां पे बायोडायवर्सिटी पाई जाती थी, उसको उन्होंने नजरअंदाज करके उसके ऊपर आप समझ लें कि उसके सर्वाइवल को एक्सटिंक्ट कर दिया। तो ये इन्वेजिव स्पीशीज बायोडायवर्सिटी लॉस में कंट्रीब्यूट करती हैं। यहाँ पर आपके पास इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। चेंजेस इन लैंड एंड सी यूज की अगर हम बात करें, तो 75% लैंड और 66% मेरीन एनवायरनमेंट जो है, प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अगर हम इसका कंपैरिजन करें, तो अब तक डैमेज हो चुका है, वो अल्टर हो चुका है, अपनी नेचुरल कंडीशन में इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर हम डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो इस वक्त मेरीन स्टॉक्स को हासिल करने के लिए 1/3 पॉपुलेशन जो मेरीन लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर दिया है ह्यूमन बींग्स ने टिल 2015। और क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, तो इस वक्त
मैमल्स हाफ अमाउंट में जितने दुनिया पर एग्जिस्ट कर रहे थे वो अब थ्रेटेंड हो चुके हैं, और 1/4 ऑफ बर्ड्स भी थ्रेटेंड कैटेगरी में कंसिडर हो रहे हैं। इसी तरह पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो 300 से 400 मिलियन टन तक वेस्ट जो है वो डंप्ड हो रहा है पूरे वर्ल्ड वाटर के अंदर। तो एक्वेटिक लाइफ जो है प्लास्टिक पोल्यूशन जाके बहुत ज्यादा एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। इसी तरह इन्वेजिव एलियन स्पीशीज की अगर हम बात करें तो 1970 से अगर कंपैरिजन करें अब का, तो 70% इस वक्त पर कंट्री राइज हो चुका है इन्वेजिव स्पीशीज का नेचुरल इन्वायरमेंट्स के अंदर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हमने पहले देखा कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फिर हमने ये देखा कि वो जब उनकी तादाद जो है घटना शुरू हो जाए तो हम उसको बायोडाइवर्सिटी लॉस कहते हैं। लेकिन अब अगर हम ये देखें कि हमने इनको बचाना कैसे है, इनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे हमने मुमकिन बनाना है, तो वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में कंसिडर होता है। ये जो चार्ट आपको दिखाया जा रहा है, इस चार्ट में आपको बताया जा रहा है कि 1970 से ऑनवर्ड ये ऑब्जर्व हो रहा था कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन हो रही थी। लेकिन 2010 के बाद बहुत ज्यादा कंजर्वेशन एफर्ट्स में इंक्रीज हुआ, और अब एक्सपेक्टेड है कि 2050 तक और फिर 2100 जिसको आप 22nd सेंचुरी कहते हैं, तब तक एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज्यादा रिस्टोरेशन का और कंजर्वेशन का काम कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ और टेरेस्ट्रियल लाइफ को कंजर्व किया जा सकेगा। मूविंग ऑन, यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में 3 डिफरेंट कैटेगरीज नजर आ रही हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो जो पब्लिक हेल्थ है, बायोडाइवर्सिटी को अगर हम कंजर्व करेंगे तो पब्लिक हेल्थ को आप सिक्योर कर सकते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी को आप सिक्योर कर सकते हैं। अगर मैं पब्लिक हेल्थ और जेनेटिक डाइवर्सिटी दोनों की एग्जांपल्स आपको दूं, तो पब्लिक हेल्थ के अंदर अगर आपके पास प्लांट और एनिमल सोर्स नहीं होगा, तो जो मेडिसिन, जो भी केमिकल, जो भी फार्मास्यूटिक्स के अंदर इन एनिमल और प्लांट सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट्स लिए जाते हैं, केमिकल कंपाउंड्स लिए जाते हैं, वो नहीं बनेंगे तो अद्वियात नहीं होंगी, तो मरीजों का तदारुक कैसे, हेल्थ का कैसे उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। इसी तरह जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो एक ही प्लांट में, फॉर एग्जांपल आपके पास पपाया है, आपके पास सिट्रस फ्रूट है, तो उनकी बहुत सारी वैरायटीज जो हैं वो मार्केट में जेनेटिक जीन्स के डिफरेंस की वजह से बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर मुनहसिर है। इसी तरह से जो रिक्रिएशन है, अगर हम इस चीज को नहीं केटर करेंगे, अगर हम बहुत ज्यादा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में जब जाएंगे और उन नेचुरल एटमॉस्फेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो जो ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं ये बायोडाइवर्सिटी लॉस कंट्रीब्यूट करेंगी। तो ड्राइवर्स ऑफ चेंज हर वो फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है बायोडाइवर्सिटी लॉस के अंदर। इसमें पोल्यूशन भी शामिल है, इन्वेसिव स्पीशीज शामिल है, लैंड मैनेजमेंट शामिल है। जब आप अर्बनाइजेशन की तरफ जाते हैं, जो डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, तो उससे भी बहुत सारे जो है वो बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का खतरा होता है। अब आगे हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, तो हैबिटेट जो होता है या जो रेयर इकोसिस्टम्स हैं, जो आपके पास कनेक्टिविटी चैनल्स होते हैं, पाथवेज होते हैं, या जो प्रोटेक्टेड लैंड्स हैं, ये वो फॉर्म्स हैं जिनको सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी में कंजर्व करना बहुत जरूरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के आपके पास दो तरीके हैं, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन ऐसी कंजर्वेशन होती है जिसमें आप नेचुरल हैबिटेट के अंदर स्पीशीज को कंजर्व करते हैं, जिसको आप प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें हमारे पास नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं और मेरीन भी हैं, और सेक्रेड लेक्स, सेक्रेड या रिलीजियस जो लेक्स हैं उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट्स में कंजर्व किया जाता है, जो कि आपके पास इन सीटू कंजर्वेशन की टाइप है। ये जो आपके पास नेशनल पार्क्स के अंदर 22 नंबर लिखा है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में 69 नंबर लिखा है, ये IUCN की तरफ से वो फिगर दिया गया है कि नेशनल पार्क्स पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो है वो जो काउंटेड हैं वो 28 हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो 69 इन नंबर हैं। इसी तरह पाकिस्तान में बायोस्फीयर रिजर्व 62 इन नंबर हैं, और टेरेस्ट्रियल का मतलब है यहाँ पे लैंड में जो है, और मेरीन में आपके पास जो ओशंस के से रेलेवेंट जो समुद्र से रेलेवेंट जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। सेक्रेड लेक्स में भी आपके पास बहुत सारी जो है वो लेक्स को रिलीजियस एफिलिएशन की बेस पर जो है वो कंजर्व किया जाता है। इसके बाद सेकंड टाइप आपके पास एक्स सीटू कंजर्वेशन है, जिसमें आप ओरिजिनल स्पीशी को उसके नेचुरल हैबिटेट से अवे ले जाते हैं और उसको वहां पे कंजर्व करते हैं। इसमें आपके पास आर्टिफिशियल जो सेटअप बनता है, उसमें बोटेनिकल गार्डन्स हैं, आर्बोरेटा हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स हैं और एक्वेरिया हैं। इसके अलावा सीड बैंक्स भी होते हैं,
फील्ड जीन बैंक्स होते हैं और क्रायो प्रिजर्वेशन की जाती है। सेक्रेड प्लांट्स को भी आप घर पे ले जाते हैं और होम गार्डन्स जो हैं उनको भी आप यूज करते हैं फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस एंड फॉर कंजर्वेशन पर्पसेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन लेजिस्लेशंस। तो अगर हम बात करें ये डाउन टू टॉप अगर हम चलें तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसको आप साइट्स कहते हैं, सबसे पहले ये 1973 में लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसका मैंने लिंक भी यहाँ पे दे दिया है, जिसमें आप इसकी वेबसाइट ओपन करके इसके बारे में और भी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो इसने क्या किया था कि जितनी जंगली हयात थी, पौधे भी और जानवर भी, उनमें जो इंडेंजर्ड स्पीशीज थे, उनकी ट्रेड पर पाबंदी लगा दी गई थी और ये पूरा एक लॉ यूनिवर्सली अक्रॉस द ग्लोब जो है वो एक्सेप्ट किया गया था। इसी तरह कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज में साइट्स में 9775 में वो बेसिकली 73 के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो अप्रूव हुआ था, लेकिन जो उसकी इन्फोर्समेंट हुई थी 1975 में हुई थी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो 1992 के अंदर ये सीबीडी आया था और इसने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए पूरा एक पॉलिसी प्रोवाइड कर दी थी पूरी दुनिया को कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। और इसी तरह से इंटरनेशनल जो यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जिसको आप आईयूसीएन कहते हैं, 2018 के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो जो डिस्क्राइब किया था, उसके अंदर ये जो पिछले पेज आपको स्लाइड पर मैंने जो नंबर बताए हैं ना 29 एंड 62 एंड 69, वो बेसिकली 2018 का डेटा है जो आईयूसीएन ने पाकिस्तान के लिए दिया और उसकी वेबसाइट के लिंक मैंने सब यहाँ मेंशन किए हुए हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। मूविंग ऑन, सो आईयूसीएन की अगर हम पाकिस्तान के स्पेसिफिक जो है वो प्लेटफॉर्म में बात करें तो हमारे पास 4 एग्जांपल्स आती हैं। लाल सुहानरा नेशनल पार्क, चोलिस्तान सेंचुरी, लाल सुहानरा बायोस्फीयर रिजर्व और जियारत जूनिपर फॉरेस्ट रिजर्व जो कि बलूचिस्तान में वाक़या है। ये तीन चारों के चारों जो हैं वो आपके पास बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की जो है वो टाइप्स हैं। नेक्स्ट आपके पास ये मैप शो कर रहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाकिस्तान के अंदर कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं। इसमें जितनी सेंचुरीज हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो यहाँ मैंने मेंशन कर दी है। वो गिलगित बल्तिस्तान में भी है, केपीके में भी है, बलूचिस्तान के वो एक बॉर्डर साइड पर भी है, फिर पंजाब में भी है और सिंध के अंदर भी हैं। तो ये सब आपके लिए जो है वो एग्जाम्पल है आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, जिनको आप आगे फर्दर जो है वो नेक्स्ट पिक्चर्स में भी समझ सकते हैं और आगे आपको इनकी गूगल पे भी आप इनको सर्च कर सकते हैं अगर आपको और डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपके पास ये एग्जांपल्स में मैं शो कर रही हूँ लाल सुहानरा नेशनल पार्क, जिसमें आपके पास जूलॉजिकल और बोटानिकल दोनों कंजर्वेशन की टाइप्स यहाँ पर जो है वो आपको फॉर्म्स दिखाई जा रही हैं। नेक्स्ट आपके पास लाल सुहानरा बायोस्फीयर रिजर्व्स आपके पास है, जिसमें बायोस्फीयर के अंदर आपके पास जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, उनके डिफरेंट पोर्शंस में उनको रिजर्व किया गया है। इसके अलावा आपके पास जियारत जूनिपर फॉरेस्ट रिजर्व की भी ये एग्जांपल है, जो कि बलूचिस्तान में वाक़या है और बेस्ट एग्जांपल है आपके पास कि किस तरह से आप प्लांट्स को जो है वो इन सीटू कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आपको एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो एजेंडा 2030 है, याद रखें कि चाहे बॉटनी हो या कोई और भी साइंटिफिक सब्जेक्ट हो, अप्लाइड सब्जेक्ट के अंदर आपने उसको एजेंडा 2030 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक ज़रूर करना है। तो याद रखें कि जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का टॉपिक है, ये गोल नंबर 15 से लिंक्ड है, जिसको लाइफ ऑन लैंड भी कहा जाता है और ये डायरेक्टली कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी से डील करता है। और इसके अलावा जितनी भी डेजर्टिफिकेशन की इश्यूज हैं, लैंड डिग्रेडेशन की इश्यूज हैं या ओवर एक्सप्लॉयटेशन और एंडेंजर्ड स्पीशीज का जो इलीगल ट्रेड है, उसको रोकने में इसका अहम किरदार है। आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आपको कोई भी फीडबैक, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो उसके लिए आप ये लिंक्स भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।